Hi guys, I'm Pulkit Bajaj and I've secured 495 rank in this year's UPSC Civil Services examination. So मेरी जर्नी पे आते हुए I'm originally from Delhi. I did my schooling from Springdale School, Pusa Road, and I did my MBBS from Maulana Azad Medical College, University of Delhi. Thereafter, I first cleared 2023 UPSC Civil Service examination and I got allotted Indian Corporate Law Service, and I've again cleared the examination this year. सो अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं. स्ट्रैटेजी हम दो फेज में डिवाइड रखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस में अलग अलग. प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू होता है कि प्रीलिम्स का डर रहता है. तो वो डर ख़त्म करना ज़रूरी है. वो डर ख़त्म कैसे होगा कि आप अपने पुराने पेपर्स को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर, क्योंकि आंसर की तो अब तक आ जाती है, तो आप कहाँ पर चूक खा रहे हैं, कि किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे चूक खा रहे हैं, किसी टॉपिक पे चूक खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं. या तो ये हो सकता है कि आपका कंटेंट ही कम है, कि आपको क्वेश्चन का पता ही नहीं है. या तो हो सकता है कि आपको आंसर पता है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है वो लगाने का. और या तो ये हो सकता है कि आप कोई सिली मिस्टेक कर रहे हैं और आपको आंसर आता है और आप फिर भी गलत कर रहे हैं. चौथा ये हो सकता है कि आप सही आंसर मार्क करते हुए गलत कर देते हैं, जो हम सबके साथ कभी ना कभी होता ही है. तो अगर कंटेंट आपका इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस कीजिए. स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप NCERTs पढ़िए, आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड बुक जिस भी सब्जेक्ट की वो आप पढ़िए. दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस तब आएगा जब पहली बार जब आपका कंटेंट पूरा होगा, आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और अगर आपको उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप वो देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उसके सोल्यूशन में जाके उन चारों ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. क्योंकि होता क्या है कि एक ईगो की इशू हो जाती है कि जब हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और हमें उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाता है तो हमें वो याद रखने में ईजी रहता है. तो ऐसा मैंने सीखा है दूसरे लोगों से कि जब लोग पढ़ाई भी करते हैं तो कुछ नया पढ़ना होता है तो उसके बाद में MCQ सॉल्व करते हैं, जिससे एक तो वो चीज़ या तो अगर लर्न हो जाती है, या तो अगर आपको दिक्कत आ रही है लर्निंग में तो आप उसके क्वेश्चन जब नहीं कर पाते हैं तो आप सोल्यूशन देख के सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ के आप वो 4 चीज़ें पढ़ लेते हैं. तो वो ट्राई कीजिए. और अगर आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एक MCQ स्किल एक चीज़ होती है कि MCQ स्किल हमेशा नॉलेज से प्रोपोर्शनल उतना नहीं हो पाता है. तो कुछ लोगों का MCQ स्किल अच्छा होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है. तो प्लीज़ MCQ स्किल पे भी फोकस कीजिए और वो आपको हेल्प करेगा. जैसे जब मैंने नीट UG भी दिया था तो हम MCQ स्किल पे फोकस करते थे कि इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है. जब आप एलिमिनेशन पर आ गए हैं, 2 ऑप्शन आपके सामने है, तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है ये आप सिर्फ प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं और अपने आप को ट्रेन करके उस तरीके से सीख सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं मेंस पे. मेंस पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल 3 चीज़ें होती हैं जो आपका जो रैंक है वो बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं. आप प्लीज़ ऐसे को लाइटली ना लीजिए, क्योंकि इस बार हमने देखा कि ऐसे में कैसे मार्क्स थोड़े कम ही आए हैं. पर्सनली मेरे 126 मार्क्स आए हैं, जो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इन नंबरों से. और उस पर आप फोकस कीजिए, आप मल्टीपल टेस्ट दीजिए, आप उसकी मल्टीपल टेक्निक्स देखिए. और मैं कहूँगा कि जो मुझे हेल्प मिली मनोज सर से वो था कि जो उनका आइडिया होता है कि ब्रेनस्टॉर्म करना, फिर मल्टीपल पिलर्स बनाना एक टॉपिक के बारे में, उन पिलर्स को अरेंज करना, फिर उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढना, उसके लिए स्टोरी ढूंढना, इंट्रो लिखना, कंक्लूजन लिखना, वो सब आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं. हाँ, अगर आपका है बैकग्राउंड क्रिएटिव राइटिंग का तो आपको एक एडिड एडवांटेज हमेशा ही रहेगा. लेकिन अगर आपका नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं कर पाएंगे. आप वो अपना प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं. और अगर आपको इशू आ रहा है तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसमें देखिए कि कैसे लोग लिखते हैं. वहाँ से आप मतलब वर्ड प्ले पिक कीजिए, फ्रेजेस पिक कीजिए, कोट्स पिक कीजिए. वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि दूसरे लोग जो अकम्प्लिश्ड ऑथर हैं वो लिख कैसे रहे हैं. और ऐसे के टॉपिक का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे के टॉपिक के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन मैच ना करे जो पढ़ रहा है, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन अगर कोहेरेंट है तो वो उसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही इंटरप्रिटेशन किसी भी ऐसे टॉपिक का नहीं हो सकता है. दूसरी बात एथिक्स. एथिक्स में आप जाइए कोट्स और एग्जाम्पल्स के पीछे और केस स्टडीज आप सॉल्व कीजिए. केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं. केस स्टडीज़ में आप ऑप्शंस में भी आपको अब थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपको उसमें इनोवेशन लानी पड़ेगी. इनोवेशन लाइए, आप इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिखिए, आप कंक्लूजन इंट्रो अच्छा लिखिए,
तो वैसे होगा। जो एथिक्स में जो क्वेश्चन शुरू के होते हैं, जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका जो गेम चेंजर रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल्स, और वो रहेगा आपके कोटेशंस। आप एग्जाम्पल्स थोड़े से अटपटे लेकर आइए जो लोग नहीं लिख रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन होते हैं जो सब लिख रहे हैं, हाँ आप वो पढ़िए ज़रूर, लेकिन आप अपनी साइड से थोड़ा सा एफर्ट्स लेकर और एग्जाम्पल सर्च करिए जो आपको एक एडेड एज देंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। ऑप्शनल में तो मेरा पर्सनली ऑप्शनल मेडिकल साइंस था। ऐसा बोला जाता है नॉर्मली कि मेडिकल साइंस एक बहुत लंबा ऑप्शनल है, उसमें मार्क्स नहीं आते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, बट मैंने वो इसलिए चूज़ किया कि आप जो चीज़ मैं 6 साल से पढ़ रहा हूँ वो इससे मैं हटता तो मुझे एक प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती, जो मैं उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं था, बिकॉज मैं जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी यूपीएससी की तब मैं ऑलरेडी वर्किंग था। तो मैंने पहले भी अपने कॉलेज टाइम में रिलेटिवली अच्छे तरीके से पढ़ा था जो मेडिकल साइंस रहता है। बाकी जो आप लोगों को अगर ऑप्शनल चूज़ करना है तो आप प्लीज़ पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से मत जाइए, आप उस सब्जेक्ट पे जाइए जो आपको कंफर्टेबल है, क्योंकि देखिए ट्रेंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। ट्रेंड आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, उसमें कुछ इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंट है, आपकी उसमें तैयारी है, तो आपको मार्क्स डिसेंट मिल जाएंगे। तो उस चीज़ पे मत जाइए। एक चीज़ जो और लोग आते हैं वो होती है कि अनसर्टेनिटी है एग्जाम में। हाँ जी अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी का क्या तोड़ है? ये तोड़ तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम ना दें, है ना, एग्ज़ाम तो देना ही है। दूसरी चीज़ ये कि अनसर्टेनिटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो हज़ारों बच्चों के लिए जो मेंस दे रहे हैं या जो इंटरव्यू दे रहे हैं या जो सिलेक्ट हो रहे हैं, सबके लिए अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रिपरेशन इस लेवल पर रखिए कि अनसर्टेनिटी मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अनसर्टेनिटी मिनिमाइज करने के लिए आप अपनी नॉलेज बेस बढ़ाइए, अपनी आंसर राइटिंग स्किल बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ अनसर्टेनिटी किसी चीज़ में है वहाँ आपको, अगर आपको कहीं अनसर्टेनिटी की वजह से डिसएडवांटेज मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर जगह ही डिसएडवांटेज मिलेगा, है ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आपको उस चीज़ को भी वो करना है ना, उस चीज़ पे भी काम करना है कि एडवांटेज मिल रहा है तो उसको कैसे, एडवांटेज को मैक्सिमाइज कैसे करना है और डिसएडवांटेज को मिनिमाइज कैसे करना है। कुछ लोगों के ऑप्शनल स्कोरिंग होते ही नहीं है, तो उन लोगों का ये फोकस रहता है कि ऑप्शनल में एक तरीके की तैयारी रखेंगे और जीएस में हम ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो वो अनसर्टेनिटी हर इंसान के लिए हर तरीके से है, तो आप उसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत सब्जेक्टिव नेचर का है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आप सभी को ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड गुड लक। थैंक यू।